देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के साथ सामने मौजूद दोस्तों सबसे पहले सबसे बड़ी घटना को बताएंगे जहां पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से आई आवाज की दाखिल करो याचिका। देखेंगे क्या है पूरा मामला, बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट। दोस्तों पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हो गई ऐसी चर्चा दोस्तों की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओर से दिया गया है बयान, बताएंगे उन्होंने ऐसा क्या कहा है और तृणमूल कांग्रेस याचिका दाखिल करने के लिए कर रही है पूरी प्लानिंग। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर जिन अधिकारियों के नेतृत्व में कराया गया पश्चिम बंगाल का चुनाव दोस्तों उनको चुन चुनकर सत्ता की मलाई देना शुरू कर दिया गया है दोस्तों, जिसे लेकर पत्रकार अजीत अंजुम से लेकर रवीश कुमार की ओर से निशाना साधा गया। दोस्तों बताएंगे कैसे अधिकारियों को रेवड़ियां बढ़ रही है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर नीट परीक्षा पर भड़क गए राहुल गांधी, बताएंगे कैसे देश के छात्रों के साथ किया गया एक बहुत बड़े तरीके का धोखा दोस्तों। और थालापति विजय क्या आज बहुमत के आंकड़े को साबित कर पाएंगे, बताएंगे उनकी दो मुलाकात से पूरी तस्वीर हो गई है साफ की विजय जीतेंगे या हारेंगे। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव एक नहीं कई स्तर की अनियमितताओं के द्वारा कराया गया चुनाव है और जनतंत्र से ज्यादा सरकारी तंत्र का चुनाव था, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी कोर्ट पहुंच गए दोस्तों। कोर्ट में वो एक विधानसभा सीट का मामला लेकर गए थे। उन्होंने टीएमसी के उम्मीदवार के 863 वोटों से हार का मुद्दा कोर्ट के अंदर यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हटाया और कहा कि वोटर लिस्ट से 5432 लोगों के नाम हटाए गए, ऐसे लोगों के नाम हटाए गए जो लोग जिंदा थे, उनका नाम ट्रिब्यूनल के विचाराधीन रख दिया गया। यानी 5000 लोगों को जीवित होने के बावजूद, इलाके में रहने के बावजूद वोट नहीं डालने दिया गया क्योंकि उनका नाम एक नई लिस्ट में डाल दिया गया जिसको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का लिस्ट बोला गया। यानी 5000 से ज्यादा ऐसे लोग थे और इस सीट पर मात्र 863 वोटों से निर्णय हुआ है, यानी नतीजा सामने आया और हमारा उम्मीदवार चुनाव हारा है। इस पूरे मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्य बागची की सुनवाई कर रहे थे दोस्तों। कल्याण बनर्जी ने बताया कि टीएमसी और बीजेपी के बीच में जीत और हार का अंतर 32 लाख वोट है, जबकि 35 लाख लोग वोट डाल नहीं पाए, यानी जीवित लोग हैं जिनका नाम पहली बार आया था और दूसरी बार में नाम काट दिया गया और जीवित लोगों के नाम काट दिए गए, जिस कारण से वो वोट नहीं डाल पाए और 35 लाख इस तरीके का एक बड़ा आंकड़ा है। उनकी अपील ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है और कल्याण बनर्जी ने जस्टिस जयमाल्य बागची की उस टिप्पणी का जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि अगर हमने ये पाया कि जिन लोगों के नाम यानी जीवित लोगों के नाम लिस्ट से हटाए गए हैं और जितने लोगों के हटाए गए हैं, अगर चुनाव का नतीजा जीवित लोगों के हटाए गए नाम से कम के अंतर पर तय होते हैं तो हम इस पूरे चुनाव के मामले को लेकर दखल देंगे दोस्तों। कल्याण बनर्जी ने जब ये बात डिटेल में बोली तो इस पर कोर्ट ने कहा कि आप चुनाव के नतीजों को लेकर जो कुछ भी कहना चाहते हैं, अगर आप कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट से लोगों के हटाए जाने का असर चुनाव पर बड़े स्तर पर पड़ा है, रिजल्ट पर असर पड़ा है, तो आपको इसके लिए अंतरिम आवेदन दाखिल करना चाहिए, हम इस पर सुनवाई जरूर करेंगे दोस्तों। यानी कोर्ट की ओर से ये इजाजत दे दी गई है कि अगर ये मामला कल्याण बनर्जी दायर करते हैं और ये मुद्दा केवल उठाते हैं तो इस पर वो चर्चा करने के लिए तैयार है कि जीवित लोगों के काटे गए वोटों से कम की संख्या में कई सीटों पर चुनाव के नतीजे तय हुए हैं दोस्तों। और कल्याण बनर्जी तो 33 का लिस्ट लेकर आए थे, लेकिन मामला और ज्यादा बड़ा है और कोर्ट की ओर से कहा गया कि आप अंतरिम याचिका दाखिल करिए, हम देखेंगे। तो इससे पता चल रहा है दोस्तों की कोर्ट भी इस मामले को लेकर सकारात्मक रवैया अपना रहा है दोस्तों। आने वाले दिनों के अंदर कोर्ट की लड़ाई और तेज होने वाली है, आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर ऐसा कुछ हुआ है दोस्तों जिसे लेकर रवीश कुमार से लेकर अजीत अंजुम बुरी तरीके से भड़क गए हैं। दरअसल अपडेट ये सामने आती है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जमकर अधिकारियों को रेवड़ियां बांटी गई है दोस्तों, यानी निष्पक्ष चुनाव के दावे के ढकोसले पूरी तरीके से ढहते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। जो अपडेट है वो ये की पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जो सबसे बड़े हेड थे दोस्तों, यानी देश के जैसे हेड थे ज्ञानेश कुमार, वैसे ही पश्चिम बंगाल चुनाव की पूरी देखरेख और सबसे बड़े जो हेड होते हैं, जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं दोस्तों, वो इस बार मनोज अग्रवाल थे। मनोज अग्रवाल बतौर सीईओ के तौर पर पश्चिम बंगाल के चुनाव की देखरेख कर रहे थे और एसआईआर का पूरा काम पूरी निष्ठा के साथ इनको करने के लिए बोला गया था दोस्तों। चुनाव आयोग से मुक्त होकर राज्य के मुख्य सचिव बनाए गए हैं, यानी चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और चुनाव की जिम्मेदारी ये सीईओ संभाल रहे थे। और अब सीईओ साहब यानी चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल को बीजेपी की सरकार ने सबसे बड़ी पोस्टिंग दे दी है दोस्तों, सबसे बड़ा पोस्ट दिया है। यानी किसी राज्य के अंदर जो सबसे ज्यादा बड़ा ताकतवर व्यक्ति होता है दोस्तों, वो राज्य का मुख्य सचिव होता है और मुख्य सचिव की जिम्मेदारी मनोज अग्रवाल को दे दी गई है। इस पर अजीत अंजुम ने कहा कि चुनाव आयोग के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर के तौर पर एसआईआर में अहम भूमिका निभाने वाले सुब्रत गुप्ता को भी पहले मुख्यमंत्री ने सलाहकार नियुक्त किया था। दोनों 1990 बैच के आईएएस अधिकारी है। गुप्ता को रिटायरमेंट के बाद चुनाव आयोग ने बंगाल
बंगाल के अंदर एसआईआर में कैंची चलाने का असाइनमेंट दिया था। मतलब ये दोनों के दोनों महानुभाव अब चुनाव संपन्न होने के बाद बीजेपी सरकार का हिस्सा बन गए हैं। यानी दोस्तों मनोज अग्रवाल और सुब्रत गुप्ता को 2 बड़े पोस्ट मिल चुके हैं। यानी जो 2 बड़े पोस्ट होने चाहिए एक राज्य के अंदर, दोनों के दोनों इन लोगों को मिले हैं। और मामला यही नहीं रुकता है दोस्तों। शांतनु बाला जो 2017 बैच का आईएएस अधिकारी है दोस्तों, जिनको दक्षिण 24 परगना के अंदर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर नियुक्त किया गया था, यानी एडीएम बनाया गया था दोस्तों। और दक्षिण 24 परगना वो इलाका है जो ज्यादातर मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है दोस्तों, और यहाँ पर सबसे ज्यादा एसआईआर में लोगों के नाम काटे गए थे। ऐसे में शांतनु बाला जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर काम कर रहे थे, इनको मुख्यमंत्री का प्राइवेट सेक्रेटरी यानी पीएस बनाया गया है। और ये मामला यही नहीं रुकता दोस्तों, एक और अधिकारी को रेवड़ी मिली है। अपडेट यह है कि पश्चिम बंगाल के सबसे हाई प्रोफाइल सीट कहे जाने वाले भवानीपुर सीट पर जो रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे थे दोस्तों, आरओ के तौर पर काम कर रहे थे सुरजीत, उनको शुभेंदु अधिकारी ने एक बड़ा पोस्ट दिया है दोस्तों। सरकार बनते ही मुख्यमंत्री ऑफिस में इनको बुला लिया गया है, यानी सुरजीत रे को मुख्यमंत्री के ऑफिस की जिम्मेदारी दे दी गई है दोस्तों। ये वही अधिकारी थे जिसे लेकर ममता बनर्जी ने 21 अप्रैल 2026 को एक बयान देते हुए कहा था कि भवानीपुर का जो रिटर्निंग ऑफिसर है सुरजीत रॉय, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहा है और शुभेंदु अधिकारी के साथ मिलकर काम कर रहा है। हम लोगों ने इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेने के लिए बोला, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया है। अब सवाल तो यही था दोस्तों कि चुनाव आयोग को समय हेड ही कर रहे थे अग्रवाल, तो अग्रवाल क्या कार्रवाई करते हैं, इनकी तो खुद आगे के आने वाले दिनों के अंदर बड़ी किरकिरी होने जा रही है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि दवा के अधिकारियों को ये जो पोस्टिंग बांटी जा रही है, ये साफ तौर पर चुनाव के बाद अधिकारियों को रिटर्निंग गिफ्ट देने जैसा पूरा मामला है दोस्तों। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी ने देश के युवाओं के लिए सबसे जरूरी मुद्दे में से एक मुद्दा नीट के पेपर का मुद्दा उठाया है दोस्तों। राहुल गांधी ने कहा कि नीट परीक्षा 2026 के पेपर लीक होने की खबर सुनी है, परीक्षा नहीं नीट अब नीलामी है। कई सवाल परीक्षा से 42 घंटे पहले व्हाट्सएप पर बेचे जा रहे थे। 22 लाख से ज्यादा बच्चे साल भर रात रात भर आंखें जलाकर पढ़ते हैं और एक रात में उनका भविष्य बाजार में सरेआम नीलाम हो गया। ये पहली बार नहीं है, 10 साल में 89 पेपर लीक, 48 बार दोबारा परीक्षा और हर बार वही वादे और फिर वही खामोशी। मोदी जी अब आप अपनी हर नाकामी का बिल जनता पर डालते हैं तो गरीब के बच्चों का भविष्य भी उसी बिल में आता है। 22 लाख बच्चों का भरोसा टूटा है और मोदी सरकार से बड़ा खतरा भारत के युवाओं के सपनों के लिए कोई नहीं है। मैं भारत के युवाओं के साथ हूँ और ये बेहद मुश्किल का समय है और मैं जानता हूँ कि ये कितना बड़ा मामला है, मैं जानता हूँ, लेकिन यह व्यवस्था ऐसी नहीं रहेगी। हम मिलकर इसको जरूर बदलेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों नीट परीक्षा का पेपर बार बार लीक हो जाना ये भाजपा सरकार के पूरी तैयारी पर पानी फेरता हुआ नजर आता है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि नीट परीक्षा देश के अंदर सम्मानजनक तरीके से कराई जानी चाहिए, ये ऑल इंडिया से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, लेकिन इसके बावजूद दोस्तों अब इसे लेकर जोरदार तरीके का बवाल होगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें नरेंद्र मोदी के द्वारा आम जनता से सोना की खरीद पर रोक लगाने की मांग किए जाने पर राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे हैं। सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम इस्तेमाल करो, मेट्रो से चलो, घर में काम करो। ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत है। 12 वर्षों में सरकार को इस मुकाम पर ला दिया गया है कि जनता को बताना पड़ रहा है कि क्या खरीदे क्या नहीं खरीदे, कहां जाए कहां ना जाए। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच सके। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर के बस की बात नहीं है, यानी नरेंद्र मोदी जो कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं, उन पर यह आरोप लगाकर कांग्रेस पार्टी जोरदार तरीके से निशाना साध रही है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर तमिलनाडु के अंदर विजय की सरकार को लेकर आज बड़ी अग्नि परीक्षा होने जा रही है दोस्तों। थालापति विजय को आज विधानसभा के अंदर सारे सदस्यों के शपथ के बाद अपना स्पीकर नियुक्त करना पड़ेगा दोस्तों। स्पीकर के पोस्ट को लेकर कई सारे नाम आगे चल रहे हैं। ऐसे में थालापति विजय आज अपनी मेजोरिटी साबित कर पाएंगे, यानी बहुमत साबित कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। ऐसे में अब जो अपडेट आ रही है वो ये कि थालापति विजय ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसके बाद कह सकते हैं कि अब विधानसभा के पटल पर उनको कोई नहीं हरा सकता दोस्तों। एक तो AIADMK पार्टी और जितनी भी पार्टियां हैं सब मिलकर इकट्ठा होकर विजय के सामने आ गए थे और ऐसे में विजय ने एक अच्छा दाव चला दोस्तों। डीएमके के नेता MK स्टालिन से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए। इसका फायदा ये हुआ कि MK स्टालिन अपने किसी भी विधायक को लेकर कोई व्हिप जारी नहीं कर रहे हैं कि किसको वोट देना है किसको वोट नहीं देना। तो कह सकते हैं कि इस बार थालापति विजय लगभग 200 लोगों के समर्थन के साथ में मुख्यमंत्री के पोस्ट पर मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे और उसके बाद एक साथ शपथ लेंगे दोस्तों। बड़ी बात आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे बहुमत साबित करते वक्त इनके लिए जो चुनौती बन सकते थे उसमें MK स्टालिन और PMK पार्टी के नेता थे दोस्तों। ऐसे में इन दोनों से मुलाकात करके
आ गए विजय और एक तरीके से दोनों का आशीर्वाद भी लेकर आ गए दोस्तों। ऐसे में पीएम के पार्टी के नेता से भी उन्होंने मुलाकात करके इस बात की संभावना को पूरी तरीके से टाल दिया है कि उनके खिलाफ यानी शुरुआती दौर में यानी आज होने वाले बहुमत परीक्षण में कोई दिक्कत आएगी दोस्तों। कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली। जब सारी पार्टियों से वो मिल ही लिए हैं तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सामने से कोई विरोध ही नहीं करेगा। और बड़ी बात यह है कि विरोध भी तो एकजुट होना चाहिए, तब जाकर कोई सरकार पर असर पड़ेगा। तो आराम से थालापति विजय अपनी सरकार का बहुमत साबित कर देंगे दोस्तों। उस तरीके की संभावना बन चुकी है। अगर आप भी मानते हैं कि एमके स्टालिन ने पहले ही कहा था कि वो 6 महीने कुछ नहीं बोलेंगे, 6 महीने तक पूरी तरीके से सरकार चलाए थालापति विजय, उसके बाद हम आगे देखेंगे क्या करना है। तो अभी संघर्ष की संभावना एकदम नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर जरूर होगी। आप लोग की जो भी राय है लेकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। साथ साथ भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है दोस्तों, जब देश के अंदर गृह राज्य मंत्री यानी देश का गृह मंत्री उसका बेटा पुलिस वाले के सामने नहीं आ रहा है दोस्तों। पुलिस वाले के सामने आने से बचा हुआ गायब नजर आ रहा है। आपको बता दें कि केटीआर ने इस मामले पर तंज कसते हुए कहा कि देश में पहली बार इतिहास में हुआ है कि यूनियन होम मिनिस्टर का बेटा भगौड़ा बन चुका है, यानी राष्ट्रीय गृह मंत्री के बेटे का कुछ अता पता नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों बंदी संजय कुमार बीजेपी के वरिष्ठ नेता है और अमित शाह के अंदर काम करते हैं, यानी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम्स हैं। और उनके बेटे बंदी साई बाकी रथ पर आरोप लगा है कि एक नाबालिगा के साथ में बीजेपी के नेता के बेटे ने दुष्कर्म किया है दोस्तों। इस मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है और इसको गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन यह भगौड़ा हो चुका है दोस्तों। यानी मंत्री का बेटा गिरफ्तारी से बचता हुआ नजर आ रहा है, भागता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर भरी दोपहरी में कांग्रेस पार्टी के साथ जो एक बड़ा धोखा किया गया दोस्तों, उस मामले पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। कुछ दिनों पहले कर्नाटका के श्रृंगेरी सीट को लेकर एक निर्णय सामने आता है, फैसला सामने आता है दोस्तों, जहां पर हाईकोर्ट ने कहा कि इस सीट पर लिए गए फैसले पर यानी चुनाव के जो नतीजे आए उस पर दोबारा से वापस से गिनती की जानी चाहिए और इस बात की इजाजत दी दोस्तों कोर्ट ने। इसके बाद पता चलता है कि जो अधिकारी है उनको कहा गया कि आप दोबारा से गिनती करिए, तो अधिकारी ने जो 279 वोटों को दोबारा से गिनने के लिए बोला था दोस्तों, उसकी जगह पर 562 वोटों को दोबारा से गिना गया। बड़ी बात यह है कि नतीजे को पूरी तरीके से बदल दिया गया दोस्तों और कांग्रेस पार्टी के विधायक की विधायकी छीनकर बीजेपी के नेता को विधायक घोषित कर दिया गया। इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट डाला दोस्तों और कोर्ट की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया। कोर्ट ने कहा कि हम इस तरीके से भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाने की इजाजत नहीं दे सकते और पुराने निर्णय को बदलते हुए दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेता को एक बार फिर से विधायक के तौर पर नियुक्त कर दिया गया है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि अब कोर्ट में बैठे कुछ लोग जो आदेश दे रहे हैं उसके आधार पर चुनाव आयोग के लोग अपने हिसाब से चीजों को मैनेज करने की कोशिश करें, जो काफी भयावह मामला है। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कोई बड़ा नेता ऐसा नहीं मिल पा रहा जिसको बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल करवाए और चेहरे के तौर पर पेश करे दोस्तों। इसके बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराने की कोशिश तो कर रही है दोस्तों, लेकिन ऐसे ऐसे लोग शामिल हो रहे हैं जिसे लेकर लग नहीं रहा कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब को लेकर जो बड़े बड़े वादे कर रही है और जो वास्तविकता है उसमें जमीन आसमान का अंतर है दोस्तों। ऐसे में पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवत मान के संगीत साथियों को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल करवाया दोस्तों। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में अमृतकाल में नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए ऐलान के बाद जोरदार तरीके से विरोध करते हुए सराफा समाज के लोग मैदान में उतरे दोस्तों, यानी सराफा दुकानदारों ने कहा कि उनके पास दूसरा कोई साधन ही नहीं है रोजगार करने का। नरेंद्र मोदी जो बोल रहे हैं इसे पूरा का पूरा व्यापारी वर्ग नाराज हो गया दोस्तों। अखिलेश यादव ने शेयर करते हुए तस्वीरें शेयर करते हुए कहा कि सराफा बाजार से जुड़े देश भर के करोड़ों कारीगर से लेकर सुनार व्यापारी तक अब क्या अपनी दैनिक जागरूकता को 1 साल के लिए ताक पर रख देंगे और सरकार उनके परिवारों का पेट पालेगी क्या, ये सवाल पूछा गया है। ये बात बिना परिवार वाले लोग क्या जाने, इतनी कमजोर सरकार तो देश की आजादी के इतिहास में भी कभी नहीं रही है। भाजपा के भ्रष्टाचार ने देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया है और लोगों की जिंदगी को तबाह कर दिया है। आज देश भर के हर तरह के व्यापारी समाज को ये बात समझ में आने लगा है कि बीजेपी उनकी सगी नहीं है, यानी व्यापारी वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी का कट्टर सपोर्टर माना जाता था दोस्तों, और खासकर जो सराफा व्यापारी होते थे वो तो पूरी तरीके से बीजेपी का जाप जपते थे। लेकिन आज सराफा व्यापारी भी पूरी तरीके से प्रभावित हो गए हैं दोस्तों। उनके दुकानदार काम करने पर पूरी तरीके से शटर लगता हुआ नजर आया। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ ममता बनर्जी सरकार द्वारा जो एक योजना चलाई जा रही थी दोस्तों, जो सबसे ज्यादा महिलाओं के बीच में चर्चा का विषय बनी हुई थी, वो लकी भंडार योजना थी दोस्तों। ऐसे में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार द्वारा लिए गए फैसले को नहीं बदलेंगे। शुवेंदु अधिकारी के बयान से पता चल रहा है कि बीजेपी के लोग अब नए तरीके से इसको नए मॉडर्नाइज तरीके से सबके सामने रख सकते हैं, यानी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से जोड़कर कहीं ना कहीं स्कीम का नाम रखा जाएगा दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि स्कीम का पैसा तो वही होगा लेकिन नाम बदल दिया जाएगा
जाएगा। लकी भंडार योजना की जगह कुछ और कर दिया जाएगा। फिलहाल इसको नहीं रोका जाएगा। ये फैसला शुभेंदु अधिकारी ने लिया है, जो आम जनता से किया गया एक वादा भी था। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर केवल 24 घंटे के अंदर नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार देश के लोगों को चेतावनी दी है। दोस्तों इस पर सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। लोगों ने कहा कि क्या ये बहुत खतरनाक स्थिति देश के लिए है और क्या देश बहुत खतरनाक दौर में जाने वाला है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे के अंदर 2 बार लोगों से कहा है कि वो सोना ना खरीदे, लोकल पर वोकल वाली बातें करने लगे हैं और केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ना करे और इस तरीके की कई सारी और बातें बोल रहे हैं। स्कूल को ऑनलाइन चलाया जाना चाहिए। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि स्थिति सबके सामने स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं देश को बताना नहीं चाहते हैं दोस्तों, लेकिन देश के अंदर अर्थव्यवस्था काफी बुरे दौर से गुजर रही है और उसके बाद अब ये जो हंता वायरस आ रहा है और वेस्ट एशिया के अंदर युद्ध चल रहा है, ये एक बड़ा कारण है देश की अर्थव्यवस्था खराब होने की दोस्तों, और इसीलिए नरेंद्र मोदी के द्वारा बार बार अपीलें की जा रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और वहां हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये बयान एक ऐसा व्यक्ति देता है दोस्तों जो पश्चिम बंगाल में एक बड़े कांड में पकड़ा गया है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए यानी पर्सनल असिस्टेंट की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दोस्तों बड़ी बात यह है कि जो आरोप लगे तो बाद में जांच पड़ताल किया गया तो पाया गया कि उत्तर प्रदेश के 3 लोग इस मामले में फंसे हुए हैं, जिसमें एक नाम जिसको अरेस्ट किया गया है दोस्तों वो राज सिंह का है। और राज सिंह का पुराना एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें राज सिंह कहता है कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार है और वहां पर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, घर से भगाया जा रहा है, हम लोग अगर मैदान में उतर गए तो छिपने की कोई जगह नहीं मिलेगी। यानी ममता बनर्जी को ये व्यक्ति धमकी दे रहा था दोस्तों, और अभी शुभेंदु अधिकारी के पीए के हत्या के मामले को लेकर गिरफ्तार कर लिया गया है दोस्तों। और ये अकेला नहीं है, ऐसे 3 लोग और हैं और ये बीजेपी का सक्रिय कार्यकर्ता की भूमिका में दिखाई दे रहा है। और अब इस मामले को लेकर दोस्तों गोदी मीडिया के अंदर चर्चा नहीं चल रही है, लेकिन बीजेपी से तार जुड़ने के बाद कई सारे सवाल खड़े होते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर केशव प्रसाद मौर्य का मुख्यमंत्री बनने का सपना ही रह गया दोस्तों। ऐसे में आलोक मौर्य एक ऐसा नाम है जो परिवार की राजनीति को लेकर देश भर की सुर्खियों में बना हुआ है दोस्तों। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य के बेटे आलोक मौर्य आजकल चर्चाओं में बने हुए हैं, यानी ऐसा लग रहा है कि इनकी भी राजनीति में एंट्री करवाई जाएगी दोस्तों। 2027 के विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक दिखाई दे रहे हैं। प्रतापगढ़ के पंचायती राज विभाग के 4th श्रेणी कर्मचारी के रूप में अब तक साधारण पैंट शर्ट में नजर आने वाले आलोक मौर्य अब अक्सर सफेद कुर्ता पजामा पहनकर जनता के बीच में दिखाई देने वाले अब उत्तर प्रदेश के अंदर सक्रिय हो रहे हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के राजनीति में एक और व्यक्ति की एंट्री होने जा रही है, यानी आलोक मौर्य केशव प्रसाद मौर्य के बेटे को भी राजनीति में सेटल करने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। अगले चुनाव में आप देखेंगे कई नेताओं को जो परिवारवाद के तहत आए हुए हैं उन सब लोगों को बड़े बड़े पोजीशन पर पहुंचाया जाएगा। अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ मध्य प्रदेश जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है दोस्तों, वहां पर अधिकारियों ने ऐसा काला कारनामा किया है कि सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई दोस्तों। आपको बता दें कि ऐसे 50 आईएएस और आईपीएस अधिकारी पकड़े गए हैं जिन्होंने खेती की जमीन खरीद लिया था। भोपाल के अंदर तकरीबन 2,17,000 स्क्वायर फीट जमीन 82 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के दाम के हिसाब से खरीदा गया दोस्तों 2022 के अंदर। और ये जब खरीदा गया तब अधिकारियों को पता था कि 2-3 सालों के अंदर एक बड़ा प्रोजेक्ट आएगा। और अगस्त 2023 में स्टेट कैबिनेट ने यानी राज्य सरकार ने इस बात की मंजूरी दे दी दोस्तों। राज्य सरकार ने जैसे ही मंजूरी दे दी उसके बाद 500 मीटर के बाईपास के चक्कर में जमीन के दाम में जबरदस्त तरीके का इजाफा हो गया दोस्तों, और जमीन 2500 से लेकर 3,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के दाम तक पहुंच गए दोस्तों। यानी सोचिए कि 82 रुपए का जमीन खरीदा गया था और वो 85, 86, 90 होने की जगह 2500 हो गया, यानी 3500% का इजाफा हो गया दोस्तों। और सोचिए 1 स्क्वायर फीट पर इतना इजाफा हुआ है, तो ऐसे जिस अधिकारी ने जमीन खरीदा होगा ये करोड़ों में उस जमीन के दाम बढ़ गए और जमकर लोगों के पैसे इन अधिकारियों के जेब में चले गए दोस्तों। ऐसे में अब जो अपडेट आई तो इस पर अब लोगों ने निशाना साधते हुए कहा कि भारत का अधिकारियों का खुद का अपना शेयर मार्केट चल रहा है, ये अपने हिसाब से ही सारी चीजें कर लेते हैं। इसके बाद कई और लोगों ने कहा कि हमारे देश का पूरी तरीके से मजाक बनाकर रखा गया है और राजनेताओं के साथ साथ देश के अधिकारियों ने भी देश की भट्टी बिठा रखी है और हर तरीके से देश को लूटने के तंत्र में ये लोग शामिल होते हैं। ऐसे में अधिकारियों को लेकर लोगों का गुस्सा जायज भी है दोस्तों। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बंगाल की राजनीति में शुभेंदु अधिकारी के द्वारा लिए गए फैसले के बाद एक बार फिर से विवाद तेज होने जा रहा है दोस्तों। जो अपडेट है वो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री यानी शुभेंदु अधिकारी ने एक बड़ा फैसला लिया दोस्तों। शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को अपने मंत्री परिषद के अंदर विभागों का बंटवारा कर दिया और अग्निमित्र पॉल को महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण विभाग और नगर पालिका मामलों का प्रभार दिया गया, जबकि अशोक कीर्तानिया को खाद्य आपूर्ति और सहकारिता विभाग सौंपे गए, जबकि खुदीराम टुडू को जनजातीय विकास, पिछड़ा वर्ग कल्याण और अल्पसंख्यक मामलों और
मदरसा शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई। दोस्तों निश्चित प्रमाणी को उत्तर बंगाल के विकास की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन ऐसे में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दोस्तों जो एक पूरा कॉर्पोरेशन और हर तरीके की चीजें होती है सरकार की, उन सब में जो नियुक्तियां की गई थी ममता सरकार के टाइम में, उन सबको 60 दिनों में अपना पोस्ट खाली करने के लिए बोल दिया गया है। दोस्तों यानी जो अपडेट है वो ये कि ज्यादातर लोग जो टीएमसी के टाइम में नियुक्त किए गए उन सबको अलग कर दिया गया। उनको कहा गया कि वो पोस्ट से इस्तीफा दे दे, 60 दिनों तक उनको मौका दिया जा रहा है इस्तीफा देकर प्रशासन के तंत्र से बाहर निकले। इसके बाद नए तरीके से नए सिरे से नियुक्ति जाएगी। कुल मिलाकर बीजेपी का आरोप है तृणमूल कांग्रेस ने टाइल के अंदर तक में भ्रष्टाचार किया हुआ है। ये भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें देश को तेल के बढ़ते दामों का एक तगड़ा झटका लगना है। दोस्तों ये बात है केंद्र सरकार के विदेश मुद्रा भंडारण को बचाने के लिए इमरजेंसी एक्शन पर विचार हो रहा है। ब्लूमबर्ग में रिपोर्ट छपी है और अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध के एक बार फिर से शुरुआत होने के आसार है और बढ़ती तेल कीमतों के बीच में सरकार ईंधन पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने पर बढ़ाने पर विचार कर रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक मकसद है कि बढ़ती तेल कीमतों के असर को कंट्रोल करना और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव को कम करना। कुल मिलाकर दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मंत्रियों की अनौपचारिक समूह की बैठक हुई, 5वीं बैठक हुई। इसमें कहा गया कि वैश्विक स्तर पर जो हालात बने हैं उस कारण से 1000 करोड़ के आसपास का नुकसान हर दिन कंपनियों को हो रहा है। यानी कंपनियों के फेवर में उनके हितों की बातें चल रही है। दोस्तों इससे पता चल रहा है कि बार बार अगर ये छपा रहे हैं मीडिया से लोगों को बता रहे हैं कि कंपनियों को 1000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, तो ये साफ तौर पर संकेत है दोस्तों की कहीं ना कहीं इन लोगों ने तैयारी कर ली है कि देश की जनता को एक तगड़ा झटका पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर देने की तैयारी हो गई है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि आज नहीं तो कल लेकिन वसूला आम जनता से ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। जरूरी है कि आप इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत